हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 2025 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके फर्स्ट शिफ्ट के 40 जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और यूजफुल भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा असम और उत्तरी बंगाल। ठीक है, असम और उत्तरी बंगाल। असम और उत्तरी बंगाल विशेषकर दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए भारत के सबसे उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, उच्च वर्षा जो कि 150 से 300 सेंटीमीटर होती है और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो चाय के पौधे की वृद्धि के लिए आदर्श है। ये तीन चीज़ें मिलकर चाय की खेती के लिए आदर्श वातावरण का तैयार करती है, जिसके कारण चाय बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। इन क्षेत्रों की भूमि ढलानदार होती है, जिससे पानी का जमाव नहीं होता है और जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। चाय के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी मतलब 4.4 से 5.5 पीएच मान वैल्यू होना चाहिए, जो ब्रह्मपुत्र घाटी और दार्जिलिंग क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अम्लीय मिट्टी ब्रह्मपुत्र घाटी और दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में चाय की खेती बहुत अच्छी से होती है। असम चाय अपने गहरे रंग और तेज स्वाद के लिए जानी जाती है, जबकि दार्जिलिंग चाय को उसकी सुगंध और हल्के स्वाद के कारण शैंपेन ऑफ टी कहा जाता है। ठीक है, शैंपेन ऑफ टी किसे कहा जाता है? दार्जिलिंग की चाय को। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादकों में से एक है और असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, भारत में चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट, असम में। ठीक है, चाय की खेती के लिए इस तरह स्लोप वाला जगह सबसे उपयुक्त होता है, जो कि दार्जिलिंग और असम में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अलावा नीलगिरी रीजन में भी चाय की खेती होती है, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच उपस्थित है। नीलगिरी रीजन, दार्जिलिंग एरिया, दार्जिलिंग हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल में है, और असम रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। इन तीनों जगहों में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आर्टिकल 165 के तहत, जो कि राज्य का सबसे बड़ा विधि सलाहकार, विधि अधिकारी होता है। उसी तरह केंद्र सरकार का भी विधि सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थान, यह प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया, जिसका अभी नाम है एकता नगर है, वहीं पर स्थित है। कौन सा नदी के तट पर है? यह नर्मदा नदी के बीच में साधु बेट नामक द्वीप पर बनी है और सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर। अगर इसका बेस भी ले लिया जाए तो इसका टोटल ऊंचाई 240 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था। इसे बनने में 57 महीना लगा और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में लगभग 3000 करोड़ खर्च हुए हैं। इसके वास्तुकार थे राम बी सुतार और इसका निर्माण कार्य
जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो नामक कंपनी ने किया है, जिसको हम लोग LNT के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस था मतदान आयु 21 से 18 करना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। वोट डालने की उम्र में बदलाव। इस संशोधन से पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया इस संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो है आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार की बात करता है। इसी अनुच्छेद में बदलाव करके आयु सीमा कम की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, आयु संबंधित जो व्यवधान है वो आर्टिकल 326 में दर्ज है और 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों का अपक्षयन ना होने पर क्या होगा? सेलों का जब अपक्षयन नहीं होगा तो अपर्दन नगण्य होगा। ठीक है, अपर्दन जो है नगण्य होगा। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अपक्षयन क्या है? यह वो प्रक्रिया है जिसमें चट्टान अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से टूटती फूटती है। मान लीजिए ये पत्थर है, भौतिक कारण मतलब गर्मी और पाला, रासायनिक कारण मतलब जल, ऑक्सीजन, और जैविक कारण मतलब पेड़ की जड़ें और सूक्ष्म जीव। इन प्रक्रियाओं द्वारा ये पत्थर जो है टूट फूट के छोटे छोटे बन जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है अपक्षयन। अब अपक्षयन और अपर्दन का संबंध। अपर्दन क्या है? जो अपर्दन यहाँ पर नग्न होगा, यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग टिक किए हैं, तो अपर्दन क्या है? अपर्दन गतिक प्रक्रिया है। टूटे हुए कणों को हवा या पानी बहा ले जाते हैं, मतलब ये जो टूट फूट गया इसको बहा के दूसरा जगह कहीं पर ले जाना, उसी को अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? अगर अपक्षयन नहीं होगा, मान लीजिए टूट फूट नहीं होगा, तो चट्टानें कठोर और साबुत रहेंगी, खड़ा ही रहेंगे ये, और हवा या पानी उन्हें खुरच नहीं पाएंगे, इसलिए अपर्दन नगण्य होगा। मतलब अगर अपक्षयन ही नहीं होगा तो अपर्दन कैसे होगा? इसलिए हम लोग सेलों का अपक्षयन ना होने पर क्या होगा? अपर्दन नगण्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक ही पेज में ले लिया है। युद्ध अभ्यास 2024 में यूएस आर्मी किस डिवीजन से थी? 11वीं एयरबोर्न डिवीजन। ये उस समय की करंट अफेयर्स है। पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी किस राज्य में शुरू हुई है? हरियाणा। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। रोग अनुसंधान फेरेट्स का उपयोग अक्सर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि उनका फेफड़ों का सिस्टम इंसानों से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, इसके बारे में ये डिटेल्स है, ये दोनों करंट हैं उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल इक्विटी का सही अर्थ क्या है? इंटरनेशनल इक्विलिटी, इसका सही अर्थ है भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित करना, भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इसका परिभाषा क्या है? इंटरनेशनल इक्विटी की परिभाषा, इसका अर्थ है वर्तमान पीढ़ी को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, हवा, खनिज और जंगल का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चे और उनके बच्चों के लिए भी ये संसाधन पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में बचे रहे। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? समान अधिकार। जैसे आज हमारा इन संसाधनों पर अधिकार है, वैसे ही अधिकार भविष्य की पीढ़ियों का भी है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह शब्द इसी अवधारणा से निकला है। इसका अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए। ट्रस्टीशिप, इसका अर्थ क्या है? वर्तमान पीढ़ी इन संसाधनों की मालिक नहीं है, बल्कि ट्रस्टी है, एक संरक्षक के रूप में। मतलब हम लोग जो अभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग क्या है, उन चीज़ों का संरक्षक है, ताकि हमारे नेक्स्ट पीढ़ी उसका सही से इस्तेमाल कर सके। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक। आर्थिक में क्या है? आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का भारी बोझ ना लगे। मान लीजिए हम लोग दूसरे देशों से इतना कर्ज ना ले लें ताकि हम लोग का आने वाली पीढ़ी
उससे परेशान हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 48A। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। मतलब जो आर्टिकल 48A जुड़ा है उससे संबंधित संशोधन जो है, ये संविधान संशोधन कब किया गया था? ये संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, 42वां। इसी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 48A को जोड़ा गया था। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। यह संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। यह मुख्य रूप से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थी। इस संशोधन ने संविधान के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया था। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें प्रस्तावना को भी प्रभावित किया था। प्रस्तावना में बदलाव, प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार बदलाव किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। इसके तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जो वर्तमान में अभी 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। लेकिन जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जोड़े गए थे। इसमें 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। DPSP तो पहले से मौजूद था हमारे संविधान में, लेकिन इसमें संशोधन करके 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39A, गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है। 43A, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। और 48A, जिसे हमने पहले चर्चा की है, जो क्वेश्चन में था, पर्यावरण का संरक्षण और वन्यजीव की रक्षा। ठीक है। 49A, 43A, 48A, ये तीनों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। शक्तियों का स्थानांतरण, 7वीं अनुसूची, 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये क्या क्या थे? शिक्षा थी, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय जो थे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, जो कि 7वीं अनुसूची में आता है। न्याय और न्यायपालिका, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापस 5 साल कर दिया गया। मतलब इतने सारे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एक तौर से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनोइड तत्व कौन है? एक्टिनोइड तत्व कौन है? यह है थोरियम। इसे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। पहले डिटेल्स में जान लेते हैं। एक्टिनोइड आवर्त सारणी के निचले हिस्से में स्थित 15 तत्वों की एक श्रेणी है। परमाणु क्रमांक, ये तत्व परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक होते हैं। स्थान, ये आवर्त सारणी के F ब्लॉक में रखा गया है, 7वें आवर्त में है। थोरियम, इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है और भारत के पास इसका विशाल भंडार मौजूद है। जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया था? एक्टिनोइड तत्व। एक्टिनोइड तत्व जो होता है वो यहाँ पर होता है। एक्टिनोइड तत्व देख सकते हैं 89 से 103 तक, और इसके ऊपर जो मौजूद है इसको कहा जाता है लेंथिनोइड तत्व, जो होता है 57 से 71 तक। इसको हम लोग लेंथिनोइड कहते हैं। और (89 से 103 को हम लोग एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार को कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 की हुई थी। पूर्ववर्ती संस्था, इसने
GATT टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता का स्थान लिया था, मतलब सबसे पहले इसे GATT के नाम से जाना जाता था, जो 1948 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का सदस्य देश, वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं, जो वैश्विक व्यापार के 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बाधाओं जैसे टैरिफ और कोटा को कम करना या समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का समाधान करना, व्यापार समझौतों को लागू करना और उसकी निगरानी करना। नेतृत्व कौन करता है इसका? वर्तमान महानिदेशक जो है नागोंजी ओंकोंजो इवेला है, जो कि नाइजीरिया की है। भारत और WTO का संबंध, भारत 1995 से ही WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2024 कौन है? इसके आंसर स्मृति मंधाना हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1879 का पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है? मतलब पहला जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर ये था सेक्रिन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सेक्रिन जो था पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर था। क्वेश्चन नंबर 14, डिटर्जेंट में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? डिटर्जेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें कौन सा अम्ल यूज होता है? स्टेरिक अम्ल। ठीक है, स्टेरिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है। स्टेरिक अम्ल रिपीट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन, स्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 तक जल कनेक्शन योजना, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिया गया है, ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 2024 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 16, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? वॉलपेपर। डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, ये जो सेट है ये वॉलपेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI डिप्टी गवर्नमेंट 2025 के अनुसार कौन है? RBI के डिप्टी गवर्नर 2025 मई के अनुसार कौन है? पूनम गुप्ता, ये अभी भी है। इसके डिटेल्स हम लोग यहाँ देखते हैं। वर्तमान गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अप्रैल 2026 तक, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जो RBI के 26वें गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर, RBI में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। वर्तमान में ये पद निम्नलिखित व्यक्तियों के पास है। कौन कौन है? T रविशंकर, स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये 4 व्यक्तियों के पास जो है RBI डिप्टी गवर्नर के पद पर बैठे हुए हैं ये 4 जन। इसका मुख्यालय और स्थापना देखते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इसका इतिहास क्या है? शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब सबसे पहले 1935 में जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। 2 साल बाद 1937 में इसकी स्थानांतरण मुंबई में कर दिया गया था। अन्य कार्यालय, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय। RBI का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय, RBI के पास वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 33 कार्यालय है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। RBI के कितने कार्यालय हैं? 33 कार्यालय। क्षेत्रीय और उप कार्यालय मिला के। जोनल कार्यालय, मुख्य रूप से 4 बड़े महानगरों में इसके जोनल कार्यालय हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है। RBI में सदस्यों की संख्या, केंद्रीय निदेशन मंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? RBI के कामकाज का प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कुल 21 सदस्य होते हैं। ये सदस्य भी पूछा जा सकता है, ये जब पूछा गया है तो इसको भी पूछा जा सकता है। RBI के कामकाज का प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशन मंडल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय निदेशन मंडल में 21 सदस्य होते हैं। सरकारी निदेशक 5, जो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये सरकारी निदेशक होते हैं। और गैर सरकारी निदेशक 16 होते हैं। ये इस तरह है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सरकारी निदेशक में 5 होते हैं और गैर सरकारी में 16, दोनों मिला के 21। मतलब केंद्रीय निदेशन मंडल में टोटल कितने जन होते हैं? 21 जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
डेस्कटॉप ओएस नहीं है। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ओएस नहीं है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है डेस्कटॉप ओएस नहीं है, ये हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई लर्निंग प्रोग्राम इनमें से कौन सा जो है एक एआई लर्निंग प्रोग्राम है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैंने शॉर्ट करके ले लिया है। एफएल आपको ऑप्शन से छाट सकते हैं, जैसे विद्या कनेक्ट, ये तो एआई से नहीं लग रहा है। स्मार्ट एडुटेक ये भी नहीं लग रहा है। डिजिटल इंडिया ये भी नहीं लग रहा है। एफएलएन और एएलएक्स ये है एआई लर्निंग प्रोग्राम। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, आप ये सब भी याद कर सकते हैं। एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्ट, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, आर हो गया, जूलिया, रस्ट, मोजो, जावा स्क्रिप्ट, LISP, प्रोलॉग, गो, हस्केल, स्काला, SQL, ये सब हो गया एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम किससे जुड़ा हुआ है? मतलब संगम जो है तमिल साहित्य सभा से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध तमिल साहित्य सभा से है। इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम में संगम साहित्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। संगम, संगम का अर्थ है सभा या अकादमी है। यह प्राचीन दक्षिण भारत तमिलनाडु में कवियों और विद्वानों की उन सभाओं को संदर्भित करता है जो पांड्य राजाओं के साहित्य संरक्षक में आयोजित की गई थी। संगम काल और इन सभाओं के बारे में मुख्य विवरण इस प्रकार है। क्या क्या है? 3 प्रमुख संगम कौन कौन से हैं? तमिल परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में 3 संगम आयोजित किए गए थे, जो सामूहिक रूप से मुचंगम कहा जाता था। 3 संगमों के युग्म को क्या कहा जाता था? मुचंगम। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगम ये पुराने मुद्रे में आयोजित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता और पौराणिक ऋषि शामिल हुए थे, लेकिन इसका कोई भी साहित्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। इस संगम का एकमात्र जीवित ग्रंथ तोल्काप्पियम है, जो तमिल व्याकरण का प्रमुख पुराना ग्रंथ है। ये पूछा जाता है तमिल साहित्य का सबसे पहला व्याकरण कौन सा है? तोल्काप्पियम। तृतीय संगम क्या है? यह वर्तमान मुद्रे में था। अधिकांश उपलब्ध साहित्य इसी काल की रचना माना जाता है। साहित्य, संगम साहित्य, इन सभाओं में कवियों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था, जिसका मुख्य रूप से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, संगम साहित्य को किनके बीच माना जाता है? 300 BC से 300 AD के बीच। ये समय काल है संगम साहित्य का। प्रमुख ग्रंथ इसमें एट्टू तो गे जो कि 8 संकलन है, पत्तू पाट्टू जो कि 10 गीतों का संकलन है, तोल्काप्पियम जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। प्रमुख ग्रंथ में ये सब शामिल है। ये NTPC में पूछा गया था। ये नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। ये तमिलनाडु का साहित्य है, इसलिए इनका नाम इस तरह है। इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग याद कर लें। विषय वस्तु, इस साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आगम, प्रेम और आंतरिक जीवन, और पुरम, युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन। युद्ध, वीरता पुरम, और प्रेम और आंतरिक जीवन आगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में कितने राज्य एकीकृत हुए? मतलब जब उड़ीसा का निर्माण हुआ था उस समय कितने राज्यों को एकीकृत करके बनाया गया था? 26 राज्य उस समय। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। आज़ादी के समय वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में 26 छोटी बड़ी रियासतें थी, जिन्हें स्थानीय भाषा में गणजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणजात। मयूरभंज एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने शुरुआत में विलय से इनकार कर दिया था। 1 साल बाद वहां के आंतरिक राजनीतिक संकट के कारण राजा ने विलय सहमति कर दी और 1 जनवरी 1950 को मयूरभंज आधिकारिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा बना। इन 26 राज्यों में मयूरभंज, कालाहांडी, पटना, ढेंकनाल, क्योंझोर, गंगपुर, बर्मा जैसी बड़ी रियासतें शामिल हैं। ठीक है, सभी को मिलाकर उड़ीसा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून
भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूर दिया है? उत्तराखंड। ये उस समय का 2025 का करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? 38वें राष्ट्रीय खेल, ये आप लोगों को पता ही होगा, उत्तराखंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया था? ये था बेलफास्ट। बेलफास्ट को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य और भारी उद्योग में प्रमुख। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1947 से लेकर 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की भूमिका मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख थी। इस कालखंड के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के मुख्य विवरण निम्नलिखित है। प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण, सरकार ने बुनियादी और भारी उद्योगों जैसे स्टील, कोयला, बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम और भारी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण रखा। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। समाजवादी ढांचा, भारत ने समाजवादी समाज के ढांचे को अपनाया जिसमें विकास की मुख्य जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के बजाय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर रखी थी। प्रमुख संस्थाएं, इसी दौरान सेल, भेल, गेल और ओएनजीसी जैसी महारत्न और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई ताकि औद्योगिक विकास को गति मिल सके। क्षेत्रीय संतुलन, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लगातार क्षेत्रों क्षेत्रीय संतुलन, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगातार क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास भी सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही किया गया। 1991 के आर्थिक सुधार, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की इस एकाधिकार वाली भूमिका में बदलाव आया और निजी क्षेत्र को अधिक अवसर दिए गए। मतलब जब 1947 से 1991 के बीच जो कालखंड था उसमें जितने भी सेक्टर थे सबको सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कर दिया गया। उसके बाद जब 1991 में एलपीजी आया उसके बाद सभी क्षेत्रों को, लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सबको प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण पूरे दुनिया की कंपनियां भारत में आके व्यापार शुरू कर पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? ये पंजाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध 1966 से 67 में हुई थी। इसमें मैक्सिकन गेहूं किस्मों और एचवाईवी बीजों का उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? ये हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2025 चुनाव के नतीजे और सरकार। विजेता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की। कुल सीटें, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें 70 सीटें हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बीजेपी ने 48 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये लगातार तीसरी बार है जो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 20 फरवरी 2025 को शपथ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सा है? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? पूर्वांचल पर्वतमाला। ये पर्वतमाला की बात हो रही है। अगर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। और अगर हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी पूछ दिया जाए तो यह हो गया नंगा पर्वत। ठीक है, ये दोनों आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ये हो जाएगा 12%। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत और यूके ने 2030 रोडमैप के तहत अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी ने BALL और अन्य किस कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? इसका आंसर हो जाएगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। CAR सेल थेरेपी ने BALL और नॉन हॉपकिंस लिम्फोमा कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी, जिसे नेक्स कार 19 के नाम से भी जाना जाता है, इसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके व्यावसायिक उत्पादन इम्यूनो एक्ट कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। इस थेरेपी में रोगी की अपनी टी कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाओं को शरीर से निकाला जाता है और उन्हें लैब में जेनेटिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद CD19 प्रोटीन को पहचाना जा सके और उसे नष्ट किया जा सके। इसे अक्टूबर 2023 में CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भारत में व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ मिलकर और जो है इम्यूनो एक्ट कंपनी के साथ साझेदारी करके ये शुरू किया है। टी कोशिकाओं को बाहर निकाल कर इसे मॉडिफाई किया जाता है। आरबीसी आरबीसी नहीं, WBC वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 31। बौद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे जातक कथा के रूप में जाना जाता है। मतलब बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं का जिसमें वर्णन मिलता है उसे जातक कथा कहा जाता है। जातक ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जिसमें वे विभिन्न रूपों जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी में प्रकट हुए थे। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों और उन गुणों को सीखना है जिन्हें अपनाकर उन्हें संबुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर लगभग 550 जातक कथाएं मौजूद हैं। जैसे जातक कथा है उसी तरह त्रिपिटक भी है। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, क्योंकि ये 3 भागों में विभाजित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध संघ भिक्षुओं के लिए बनाए गए अनुशासन और मठवासी नियम है। अनुशासन कैसे करना है और मठवासी मठ में रहने के नियम क्या क्या है, बौद्ध संघ के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये बनाया गया है। इस जो कि विनय पिटक में उपस्थित है। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश, संवादों और धार्मिक सिद्धांतों का संकलन है। जातक कथाएं इसी पिटक को खुद्दक निकाय का हिस्सा मानती है। ठीक है, और तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन सिद्धांत का दार्शनिक व्याख्या और मनोविज्ञान विश्लेषण दिया गया है। तीनों पिटकों में क्या क्या विशेषताएं हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? ये हो जाएगा PMLA। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। उद्देश्य भारत में अवैध रूप से कमाए गए धन जैसे ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के लेन देन को रोकना और ऐसी संपत्तियों को जब्त करना है। PMLA कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2005 को। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस अधिनियम के तहत मुख्य जांच और अभियोजन एजेंसी है। मुख्य शक्तियां क्या क्या है? PMLA के तहत ईडी को संपत्ति कुर्क करने, तलाशी लेने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की व्याख्या व्यापक शक्तियां प्राप्त है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कठोर धाराओं को बरकरार रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या का वितरण कैसे है? आसमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। इसका व्याख्या देखते हैं। आसमान वितरण के कारण भारत की जनसंख्या किस तरह किसी जगह ज़्यादा है किसी जगह कम है उसके बारे में इसमें देख दिया गया है। भौगोलिक कारण,
गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता और समतल भूमि के कारण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्योंकि भौगोलिक कारण इसमें ज़्यादातर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही इसमें ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ नदी है तो यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर खेती जिसके कारण बहुत ही अच्छे से हो पाती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ, इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों, हिमालय के दुर्गम पहाड़ी इलाकों और पूर्व राज्यों में कठिन जीवन स्थितियों के कारण जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर जीवन उतना अच्छा नहीं चल पाता है, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। आर्थिक कारण, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे औद्योगिक और शहरी केंद्रों में रोजगार अवसरों के कारण जनसंख्या भारी जमाव पाया जाता है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग पलायन करके यहीं पर आते हैं, जिसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य बिहार, न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादियों और उदारवादियों संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था? ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन 1907 का मुख्य कारण क्या था? अध्यक्ष पद का विवाद। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने रास बिहारी घोष का समर्थन किया था। नरम दल चाहते थे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल चाहते थे कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था? कार्य प्रणाली में अंतर। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद गरम दल स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहता था और सरकारी संस्थाओं का पूर्ण बहिष्कार करना चाहता था। नरम दल इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था और संवैधानिक तरीके में विश्वास रखता था। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था उसे चलाने के लेकर और अध्यक्ष पद पर विवाद, ये दोनों के कारणों के कारण जो है सूरत विभाजन हुआ था, जो कि कांग्रेस दो भागों में टूट गया था। और कांग्रेस जुड़ा कब था? लगभग 9 सालों बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से दोनों दल फिर से एक हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शिलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। यही दो फैक्ट्स है याद रखने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विभाग ने विधि मापक विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए राडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? ये हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इसका डिटेल से आप यहाँ पर देख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा। ठीक है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री जो है किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं इसमें डिटेल्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाए जाते हैं। वर्षा, इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। विशेषता, ये वृक्ष अत्यधिक घने होते हैं और 60 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। साल भर हरे भरे रहते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? महोगनी, एबोनी, रोजवुड और रबड़ यहाँ के मुख्य प्रजातियां हैं। विविध, पश्चिमी घाट को अपनी जैव विविधता के कारण हॉटस्पॉट भी कहा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़े का उपयोग पैकेजों के स्थानांतरण के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे उलूक कहा जाता था। दो तरीके थे डाक में, देखते हैं उसके डिटेल्स। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली सल्तनत में कुशल डाक प्रणाली का विस्तृत वर्णन करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? उलूक है एक, दावा। दो तरीके थे डाक के। उलूक क्या है? यह अश्व डाक सेवा थी जिसमें शाही घोड़े का उपयोग किया जाता था। हर 4 मील की दूरी पर घोड़े के बदलने के लिए चौकियां बनी थी। दावा, ये पैदल डाक सेवा थी जो उल्लूक से भी तेज मानी जाती थी। इसमें धावक हर 1 मील पर संदेश स्थानांतरित करते थे। दोनों में क्या थी? चौकियां बनी होती थी। उल्लूक में क्या थी? घोड़े जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरा घोड़ा यहाँ पर होता था, यहाँ से यहाँ जाता था। और दावा में क्या होता था? धावक रहते थे, ये थोड़े कम दूरी पर रहते थे, 1 मील पर। एक धावक यहाँ से यहाँ जाता था, फिर दूसरा धावक यहाँ बैठा रहता था, वो सामान के लेकर यहाँ से यहाँ दौड़ के जाता था। इस तरह दो पद्धतियाँ थी, दो मेथड्स थे डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के, एक उलूक और दूसरा दावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? ये थी अधिनियम लिखत, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अधिनियम लिखत वो कानूनी दस्तावेज था जिसने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार दिया। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके माध्यम से रियासतों ने रक्षा, विदेश मामले और संचार का नियंत्रण भारत सरकार को सौंपा। भूमिका, सरदार पटेल ने इसी दस्तावेज का उपयोग कर 560 से अधिक रियासतें एकीकृत किया। महत्व, यह आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य कानूनी आधार बना। ठीक है, हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन किया विथ फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सजेशन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो सजेशन दें। थैंक यू।